जय हिंद। स्वागत और अभिनंदन है आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल पे। हम इंडियन करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं। ठीक है, ये आपके हाई कोर्ट एलडीसी एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। हमने इसमें टोटल मैराथन क्लास है ये, और इससे पहले हमने टोटल 11 क्लासेस ली है, जिनमें भी 50+ क्वेश्चन आपको करवाए गए हैं। ठीक है, प्लस उनका एक्सप्लेनेशन भी है। तो आप मान के चलिए 1000+ क्वेश्चन आपको अभी तक इंडियन करंट अफेयर्स के प्रोवाइड करवा दिए गए हैं। अगर अभी तक आपने पीछे वाली क्लासें नहीं देखी है तो वो क्लासें ज़रूर देखें। उन क्लासों में से और इस क्लास में से आपको आपके एग्जाम के अंदर पक्का क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, जो 12 तारीख का एग्जाम हुआ था उसमें से हमारी क्लासों में से 15+ क्वेश्चन आए थे। आप देख लेना, क्लास देख के आपको पता चल जाएगा कि आए थे या फिर नहीं आए थे। फिर है कि अगर आपको पता नहीं है कि 2022 में किस किस को दिया गया था, किस किस ने पद्म पुरस्कार लेने से मना कर दिया था, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और विश्व का दूसरा और तीसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम कौन सा है, इसके लिए भी आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। हम इस क्लास के अंदर जो 12 तारीख का एग्जाम हुआ था उसी का बेस बनाकर चलेंगे, और एकदम अच्छे लेवल के क्वेश्चन लिए गए हैं। तो चलते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखना। ठीक है, बहुत सारे साथी 3-4 मिनट ही वीडियो देखेंगे, फिर इतने बड़ा वीडियो बनाने का फ़ायदा क्या है, तो आप वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जुलाई 2022 में भारत के प्रथम पशु स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया। तो जुलाई 2022 में ये भारत के प्रथम पशु स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया था, तो ये किया गया था भारत की राजधानी दिल्ली के अंदर। ठीक है, क्योंकि सम्मेलन हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, तो मैं आपको कुछ सम्मेलन बता देता हूँ। जैसे कि अभी हाल ही में जो हुआ था एक मुख्य सचिवों का एक दूसरा सम्मेलन हुआ था। मुख्य सचिवों का, जो मुख्य सचिव होते हैं जिनकी नियुक्ति मुख्यमंत्री द्वारा की जाती है, मुख्य सचिवों का जो दूसरा राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ था, कौन सा हुआ था, दूसरा हुआ था। ये कब हुआ था, ये हुआ था 5 से 7 जनवरी को। और कहाँ पर हुआ था, तो ये नई दिल्ली के अंदर हुआ था। कहाँ पर हुआ था, नई दिल्ली के अंदर ये हुआ था। ठीक है, तो इसको भी आप ध्यान रखें। जो एग्जाम हुआ था 12 तारीख को, उसमें फरवरी और जनवरी के करंट अफेयर पूछा गया था, तो ये भी जनवरी के अंदर हुआ है, तो इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये भी आप याद रखें। ठीक है, जनवरी और फरवरी का इसके अंदर करंट अफेयर पूछा गया था। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस देश को वर्ष 2022 से 26 की अवधि के लिए वो अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सुरक्षा हेतु यूनेस्को के 2003 कन्वेंशन की अंतर सरकारी समिति के लिए चुना गया है। ये क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है। ये शॉर्ट में यही है कि अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की जो सुरक्षा हेतु यूनेस्को की एक अंतर सरकारी समिति है, इसका अध्यक्ष 2022 से लेकर 26 तक किसे चुना गया है, तो ये चुना गया है भारत को। ठीक है, अपने प्यारे भारत को इसका अध्यक्ष चुना गया है, और 2003 के अंदर ये बनाई गई थी। भारत इसकी सेकंड टाइम अध्यक्षता कर रहा है, ये बात भी आपको पता होना चाहिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जुलाई 2022 को प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ पर अखिल भारतीय शिक्षा समागम का उद्घाटन किया था, तो प्रधानमंत्री जी ने कहाँ पर अखिल भारतीय शिक्षा समागम का उद्घाटन किया था, कब किया था, ये 7 जुलाई 2022 को। और कहाँ पर किया था, तो ये किया था वाराणसी के अंदर। ठीक है, इसका ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपने करंट अफेयर पढ़ा है पीछे का, तो वाराणसी के बारे में एक करंट न्यूज़ ये भी थी कि जो SCO है, SCO संघाई सहयोग कॉरपोरेशन, ठीक है, इसकी कौन सी पहली सांस्कृतिक राजधानी जो है, पहली जो सांस्कृतिक राजधानी है, पहली सांस्कृतिक राजधानी किसे बनाया गया था, तो पहली सांस्कृतिक राजधानी ये वाराणसी को ही बनाया गया था। ठीक है, अब देखिए SCO क्या है, तो SCO एक संघाई सहयोग कॉरपोरेशन, इसका फुल फॉर्म है। और ये इसका जो मुख्यालय ये कहाँ पर है, बीजिंग चीन के अंदर है। ठीक है, ये कुछ देशों का समूह है, बीजिंग चीन के अंदर है इसका मुख्यालय। और इसकी जो लास्ट टाइम अध्यक्षता की गई थी वो की गई थी उज्बेकिस्तान के अंदर। कहाँ पर की गई थी, उज्बेकिस्तान, और उज्बेकिस्तान के ही राष्ट्रपति द्वारा इनका उद्घाटन जो है ना, इसकी अध्यक्षता की गई थी। और इसी में उज्बेकिस्तान वाले में ही ये पहली बार एक कंसेप्ट लाया गया था कि जो SCO की पहली सांस्कृतिक और पर्यटन राजधानी है वो वाराणसी को घोषित किया गया है। ये वाराणसी भारत में स्थित है, और यहीं पे भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा अखिल भारतीय शिक्षा समागम का उद्घाटन किया गया है। तो आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की पूर्व मुख्य अर्थशास्त्रियों की दीवार पर प्रकाशित होने वाली पहली महिला कौन बनी है, तो पूर्व मुख्य जो अर्थशास्त्रियों की दीवार पर प्रकाशित होने वाली पहली महिला कौन बनी है, IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, आपको इसकी फुल फॉर्म भी पता होनी चाहिए। तो इसकी जो पहली महिला मुख्य अर्थशास्त्री बनी है वो बनी है गीता गोपीनाथ। ठीक है, कौन बनी है, गीता गोपीनाथ। ऑप्शन इसका डी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं हम ऑप्शन के बारे में। अन्य जो स्मृति ईरानी है, इनके बारे में हमने कल ही पढ़ा था। ये अल्पसंख्यक कल्याण जो मंत्रालय है, अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय का इन्हें अतिरिक्त प्रभार दिया गया था।
अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय का क्या दिया गया था इन्हें? अतिरिक्त प्रभार दिया गया था। डॉक्टर मधु कांकरिया को अभी हाल ही में 31वां बिहारी पुरस्कार दिया गया था। कौन सा? 31वां बिहारी पुरस्कार, ठीक है। और इनकी जो रचना का नाम था वो था हम यहाँ थे। हम कहाँ थे? हम यहाँ थे, ये इनकी रचना का नाम था, हम यहाँ थे, ठीक है। डॉक्टर मधु कांकरिया को 31वां बिहारी पुरस्कार दिया गया था। फिर आते हैं गीतांजलि श्री। गीतांजलि श्री की अभी एक जो उपन्यास था जिसका नाम था रेत समाधि, ये भी याद रखना, कहानियों का संग्रह नहीं था, ये एक उपन्यास था, ऐसा भी क्वेश्चन बन सकता है। तो रेत समाधि गीतांजलि श्री का उपन्यास था जिसे हाल ही में बुकर पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। तो एग्जाम जो हुआ था 12 तारीख को, उसमें ये क्वेश्चन हुआ था, आया भी था कि रेत समाधि किसकी रचना है या फिर इसके लिए बुकर पुरस्कार किसे दिया गया है, तो गीतांजलि श्री को दिया गया है। हो सकता है 19 तारीख को जो एग्जाम उसमें एक क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि रेत समाधि का जो अनुवाद है, इंग्लिश अनुवाद, वो क्या है, तो वो है टॉम ऑफ सेंड। याद रखना, टॉम ऑफ सेंड ये इंग्लिश अनुवाद है और किया किसने है, तो डेजी रॉकवेल ने किया है। डेजी रॉकवेल द्वारा ये अनुवाद किया गया है, तो ये भी आपको याद होना चाहिए, इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। और ये पहली ऐसी रचना है जिसका हिंदी से इंग्लिश में अनुवाद करने के बाद में किसी रचना को बुकर पुरस्कार मिला है। तो आई होप ये सभी आपको क्लियर हो गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जुलाई 2022 में किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे का निधन हो गया? तो जुलाई 2022 में किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे का निधन हो गया है? ये हो गया है जापान के पूर्व प्रधानमंत्री थे। आपको पता होगा 2022 के अंदर जो जापान के पूर्व प्रधानमंत्री है जिनका नाम शिंजो आबे है, उनको भारत के जो सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार होते हैं पद्म पुरस्कार, उनमें सबसे जो उच्च पुरस्कार है वो है पद्म विभूषण। उस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था शिंजो आबे को, ठीक है। एक तो आप ये याद रखना। फिर मिस्र के जो अभी राष्ट्रपति थे जिनका नाम था अब्देल फतेह अल सीसी, अब्देल फतेह अल सीसी, ये अभी हाल ही में 74वें गणतंत्र दिवस पर भारत के क्या बने थे? मुख्य अतिथि बने थे, ठीक है, 74वें गणतंत्र दिवस पर। नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प कमल है वर्तमान में, ध्यान रखना। न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री थी एक महिला जिसका नाम था जेसिडा अर्डन। क्या नाम था? जेसिडा अर्डन। ये क्वेश्चन आया था, ठीक है। जेसिडा अर्डन इसका नाम था और इन्होंने कहा था, इन्होंने ये कहते हुए अपने पद से त्यागपत्र दे दिया था कि मेरे पास देश के लिए अब कुछ भी नहीं बचा है, ठीक है। पद्म विभूषण 2000 जो अभी हम बात करेंगे यहाँ पर किसके, 2023 के अंदर दिए गए हैं उनकी। अभी हाल ही में कितने पुरस्कार दिए गए थे? पद्म पुरस्कार 106 दिए गए थे, जिसका हमने कई बार जिक्र किया है, जिनमें 91 + 6 + 9 का रेशियो है, ठीक है। 91 दिए गए थे पद्म श्री, 6 दिए गए थे पद्म विभूषण और 9 दिए गए थे पद्म भूषण पुरस्कार, ये दिए गए थे, ठीक है। और इनमें जो मेन इंपॉर्टेंट नाम याद रखना है आपको, वो रखना है बालकृष्ण दोषी का, ठीक है। बालकृष्ण दोषी जो गुजरात के थे और इन्हें हाल ही में अभी ना जो 2023 के अंदर कौन सा पुरस्कार दिया गया था? पद्म विभूषण अवार्ड दिया गया था। और इन्हें ये जो कला के क्षेत्र में जो सर्वोच्च पुरस्कार होता है प्रित्जर पुरस्कार, उससे भी ये सम्मानित हो चुके हैं। तो इनका नाम याद रखना बालकृष्ण दोषी का, ठीक है। हम आगे इन 6 जो व्यक्तियों का नाम दिया गया, 6 व्यक्तियों को जो दिया गया था उनका नाम भी पढ़ेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जुलाई 2022 में किसने विंबलडन महिला एकल खिताब 2022 का खिताब जीता था? तो ये विंबलडन जो महिला एकल खिताब किसने जीता था जुलाई 2022 के अंदर? ये जीता था आर रिवाकिना ने। ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये याद नहीं रहते हैं विंबलडन वाले, ग्रैंड स्लैम वाले, उसके हम लगभग 5 से 10 मिनटों में अभी क्लियर कर लेंगे। आप वीडियो को जरूर देखना और स्किप मत करना, ठीक है। मैं सोच रहा था इस पर शॉर्ट वीडियो लेके आए लेकिन नहीं लेके आए, अभी हम इसको एक साथ ही क्लियर कर लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि एक साल के अंदर कितने ग्रैंड स्लैम खिताब होते हैं। तो एक साल के अंदर 4 ग्रैंड स्लैम खिताब होते हैं। कौन कौन से? देखिए, अफ वायु, कौन सी वायु? अफ वायु, ये एक ट्रिक है। ये एक साल के अंदर 4 ग्रैंड स्लैम खिताब होते हैं। कितने होते हैं? 4 ग्रैंड स्लैम, ठीक है। ग्रैंड स्लैम खिताब होते हैं 4। ऐसे हो जाता है ऑस्ट्रेलियन ओपन, कौन सा ओपन? ऑस्ट्रेलिया ओपन। फैश हो जाता है फ्रांस ओपन, जो फ्रांस के अंदर ही होता है। वहाँ से हो जाता है विंबलडन ओपन, कौन सा हो जाता है? विंबलडन ओपन। देखिए, आपको घबराना नहीं है, हम एकदम अच्छे से ट्रिक से आपको याद कराएंगे। अगर आज तक आपको याद नहीं हुआ तो आज के बाद आप कभी भूलोगे भी नहीं, ठीक है। विंबलडन ओपन और यूएस से आ जाएगा यूएसए ओपन। तो यूएस से तो आपको पता ही चल गया होगा, ये यूएसए के अंदर होता है। विंबलडन वाला थोड़ा ध्यान रखना, ये होता है इंग्लैंड के अंदर। कहाँ पर होता है? इंग्लैंड के अंदर। और अब इनके कोर्ट के बारे में देख लेते हैं कि किस किस पे खेला जाता है। जैसे ऑस्ट्रेलियन ओपन है, ये खेला जाता है हार्ड कोर्ट पे, ठीक है। फ्रांस ओपन है, ये खेला जाता है क्ले कोर्ट पे। और विंबलडन जो ओपन है ये खेला जाता है ग्रास कोर्ट पे, क्योंकि इंग्लैंड वाले ग्रीनरी के ज़्यादा शौकीन है, आपको पता ही है।
तो ये ग्रास कोर्ट पे, और यूएसए ओपन ये वापस खेला जाता है हार्ड कोर्ट पे। तो हमने एक तो ट्रिक ये देखी कि एक साल के अंदर कितने ग्रैंड स्लैम होते हैं, 4। कौन कौन से, अफ व यू, अफ से आ जाएगा, ए से आ जाएगा ऑस्ट्रेलिया, फे से फ्रांस, वा से विंबलडन, यू से यूएसए ओपन। फिर किस किस कोर्ट पे होता है, तो हार्ड, क्ले, ग्रेस और हार्ड कोर्ट पे होता है। अब ये देखते हैं, ये 2022 की बात कर रहे हैं हम। अब ये देखते हैं कि 2022 के अंदर इन चारों के पुरुष एकल विजेता कौन थे और महिला एकल विजेता कौन थी। हम एकदम अच्छे से आपको ट्रिक से बताएंगे। तो देखते हैं, देखिए ट्रिक हमारी ये है कि अफ वायु, हमने क्या ट्रिक लिखी थी, अफ वायु, ठीक है। तो अब हम देखते हैं यहाँ पर 2022 के पुरुष एकल विजेता। सबसे पहले देखेंगे पुरुष एकल विजेता, फिर हम यहाँ पर देखेंगे महिला एकल विजेता। तो पुरुष एकल विजेता की हमें जो ट्रिक है हमारे पास में वो है RRNC। क्या ट्रिक है, RRNC है, आपको याद रखना है RRNC। अफ वायु ट्रिक 1 नंबर ये है, अफ वायु। दूसरी जो ट्रिक है वो है RRNC। और महिला एकल की जो विजेता है उनकी ट्रिक है एयर इंडिया। क्या ट्रिक है, AIR और इंडिया यानी AIRI, ठीक है। ये हमारी ट्रिक है। तो चलते हैं इनके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। आर से हो जाएगा राफेल नडाल। क्या नाम हो जाएगा, राफेल नडाल। जो किस देश के खिलाड़ी हैं, जो स्पेन के खिलाड़ी हैं, ठीक है। किस देश के खिलाड़ी हैं, स्पेन के खिलाड़ी हैं, तो इनका नाम याद रखना राफेल नडाल। फिर आर से आ जाता है, तो फ्रेंच ओपन 2022 के एकल विजेता कौन है, वो भी राफेल नडाल हो जाएंगे, आर नाम आ रहा है, ठीक है। फिर आ जाता है विंबलडन ओपन, वहाँ से आ जाता है विंबलडन ओपन, उनका जो विजेता है इनका नाम एन आ रहा है, तो इसके लिए ये हो जाएंगे नोवाक जोकोविच। एन का मतलब क्या हो जाएगा, नोवाक जोकोविच। फिर आता है यूएसए ओपन, यूएसए ओपन में जो आगे सी आ रहा है इसका मतलब हो जाएगा कार्लोस अल्कारेज। क्या नाम हो जाएगा, कार्लोस अल्कारेज। तो आपको ये ट्रिक याद रखनी है, RRNC। आर का मतलब राफेल नडाल जो स्पेन के खिलाड़ी हैं, एन का मतलब नोवाक जोकोविच जो सर्बिया के खिलाड़ी हैं, और सी का मतलब कार्लोस अल्कारेज हैं। फिर देखते हैं महिला एकल विजेता में कौन है। तो महिला एकल विजेता में जो हमारी पहली ट्रिक है वो है एयर इंडिया, AIR, और एयर आगे लिखा हुआ है इंडिया। ए से आ जाएगा एस्ले बार्टी। कौन सी बार्टी, एस्ले बार्टी, जो ऑस्ट्रेलिया की ही खिलाड़ी थी, एस्ले बार्टी। फिर आ जाता है इग्गा स्वेतिक जो पोलैंड की खिलाड़ी है, इग्गा स्वेतिक आई से। और आर से आ जाता है आर रिबाकिना, आर रिबाकिना जो कजाकिस्तान की खिलाड़ी है, आर रिबाकिना। देखिए यहाँ पर यही पूछा है विंबलडन, और विंबलडन में देखिए ये वाह, और महिला एकल विजेता में कौन आ रहा है, आर रिबाकिना। तो ये ट्रिक होगी ना। फिर आई से आ जाता है इग्गा स्वेतिक, तो ये भी नाम आपको याद रखना है, इग्गा स्वेतिक, ठीक है। तो हमारे पास टोटल कितनी ट्रिक हो गई, हमारे पास टोटल 3 ट्रिक हो गई, ठीक है। कौन कौन सी 3 ट्रिक होगी, एक तो ये होगी अफ वायु वाली, अफ वायु वाली, ठीक है। और हमारे पास दूसरी ट्रिक थी वो थी RRNC, याद रखना, आर का मतलब राफेल नडाल, एन का मतलब नोवाक जोकोविच, और सी का मतलब कार्लोस अल्कारेज। फिर जो महिला एकल विजेता में जो ट्रिक थी वो थी एयर इंडिया वाली, ए से एस्ले बार्टी, आई से इग्गा स्वेतिक, आर से आर रिबाकिना, और जो वापस आई से इग्गा स्वेतिक हो जाती है, ठीक है। एस्ले बार्टी कुछ वर्षों के बाद में ऑस्ट्रेलियन ओपन जीतने वाली पहली ऑस्ट्रेलियन महिला थी, जिन्होंने इसके बाद में क्या ले लिया था, संन्यास ही ले लिया था। अब हम ये देखते हैं कि 2022 के अंदर जो ये सर्वाधिक जो ग्रैंड स्लैम खिताब जीतने वाले और पुरुषों में और महिला में कौन है। तो 2022 नहीं, या फिर ओवरऑल देखें तो जो पुरुषों में जो एकल विजेता है वो है नोवाक जोकोविच, जिन्होंने 22 ग्रैंड स्लैम खिताब जीते हैं, और है राफेल नडाल। याद रखना, राफेल नडाल स्पेन के खिलाड़ी हैं और नोवाक जोकोविच सर्बिया के खिलाड़ी हैं। कभी कभी इनका देश भी पूछ लिया जाता है, तो ये भी आप ध्यान रखें। और इन दोनों ने अभी तक संयुक्त रूप से 22 ग्रैंड स्लैम खिताब जीत चुके हैं। तो ये संयुक्त रूप से खिलाड़ी बने हुए हैं सर्वाधिक ग्रैंड स्लैम खिताब जीतने वालों में। लेकिन अगर आपसे पूछ लिया जाए कि टेनिस के अंदर नंबर 1 पुरुष खिलाड़ी कौन से हैं, तो टेनिस के अंदर अगर नंबर 1 पुरुष खिलाड़ी पूछ लिया जाए तो वो आ जाएंगे नोवाक जोकोविच। याद रखना, नोवाक जोकोविच, ठीक है। नोवाक जोकोविच नंबर 1 खिलाड़ी है टेनिस के अंदर। फिर आता है कि महिला एकल विजेता सर्वाधिक कौन है, तो आज तक जो जीती है वो है मार्गरेट कोर्ट। कौन सी कोर्ट है, मार्गरेट कोर्ट। इन्होंने अभी तक 24 ग्रैंड स्लैम खिताब जीते हैं, और ये ऑस्ट्रेलिया की एक महिला है, ठीक है। महिलाओं में अगर आपसे पूछ लिया जाए कि सर्वाधिक ग्रैंड स्लैम खिताब किसने जीते हैं, तो मार्गरेट कोर्ट, इन्होंने 24 खिताब जीते हैं। नंबर 2 पर जो आ जाती है उसका नाम है सेरेना विलियम। क्या नाम आता है, सेरेना विलियम। इधर देखिए सेरेना विलियम, ये नंबर 2 पर आ जाती है सर्वाधिक ग्रैंड स्लैम खिताब जीतने में, और इनका जो संबंध है वो है यूएसए से। कहाँ से है, यूएसए से है। तो हमने ये भी देख लिया। अब नंबर 1 टेनिस के अंदर आपसे महिला खिलाड़ी पूछे कि कौन है, तो महिला खिलाड़ी नंबर 1 टेनिस के अंदर कौन है, वो हो जाएगी इग्गा स्वेतिक, जो जनवरी 2022 के अंदर बनी थी। इग्गा स्वेतिक जनवरी 2023 के अंदर बनी थी, सॉरी, इग्गा स्वेतिक ये नंबर 1 महिला खिलाड़ी आ जाती है टेनिस के अंदर, इग्गा स्वेतिक। फिर हमें एक खिलाड़ी पढ़ा था हमने कार्लोस अल्कारेज, उनके बारे में थोड़ा सा 2-3 फैक्ट है वो देख लेते हैं। कार्लोस अल्कारेज, कार्लोस अल्कारेज के बारे में तो एक नंबर ये याद रखना
कि ये सबसे कम उम्र में नंबर 1 खिलाड़ी बने थे। तो ये सबसे कम उम्र में टेनिस के अंदर अगर कोई नंबर 1 खिलाड़ी बना था वो था कार्लोस अल्कारेज। फिर दूसरा जो फैक्ट इनके बारे में वो ये है, ये सबसे कम उम्र में यूएसए ओपन जीतने वाले भी पहले खिलाड़ी हैं। सबसे कम उम्र में यूएसए जो ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट है ये भी जीतने वाले पहले खिलाड़ी हैं। तो इनका नाम कार्लोस अल्कारेज का नाम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होता है, आप याद रखना, ठीक है। और यूएसए एकल के विजेता यही थे। तो हम आई होप ये आपको ट्रिक याद हो गई होगी, और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, ठीक। मैं एक बार फिर आपको बता देता हूँ, अफवायु एक तो आप ये याद रखना, और आप साथ साथ में बोलिए। फिर एक ट्रिक थी हमारी पुरुष एकल विजेता में आर रनसी, और महिला एकल विजेता में थी एयर इंडिया, ठीक है। कौन सी इंडिया? एयर इंडिया। तो ये तीनों जो ट्रिक है ये आपको याद रखना है, और नंबर 1 खिलाड़ी कौन है ये भी आपको याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत में पहला एलिवेटेड शहरी एक्सप्रेसवे कौन सा है? तो भारत में जो पहला एलिवेटेड जो शहरी एक्सप्रेसवे है वो कौन सा है? कोटा एक्सप्रेसवे, द्वारका एक्सप्रेसवे, चेन्नई एक्सप्रेसवे या फिर वाराणसी एक्सप्रेसवे? तो एलिवेटेड जो एक्सप्रेसवे है भारत में ये है द्वारका एक्सप्रेसवे। ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चर्चा में रहा आईएनएस विक्रांत क्या है? आईएनएस विक्रांत अभी खूब चर्चा में रहा था पीछे, ठीक है। तो ये क्या है? मालवाहक जहाज है, पनडुब्बी है, या विमानवाहक पोत है, या फिर इनमें से कोई नहीं है? तो जो आईएनएस विक्रांत है ये विमानवाहक पोत है, इस पे विमान आते हैं, ठीक है। विमान के लिए आईएनएस विक्रांत को बनाया गया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट आईएफएडी का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट आईएफएडी का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? ये किया गया है अल्वारो लोरियो को, ठीक है। अगर आप राजस्थान का इकोनॉमिक सर्वे आपने कभी पढ़ा है तो उसमें एक योजना आती है जिसका नाम है पश्चिमी राजस्थान गरीबी शमन परियोजना। पश्चिमी राजस्थान गरीबी शमन परियोजना ये आती है। ये जो योजना थी ये वित्त पोषित थी किसके द्वारा? आईएफएडी, इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्लस में टाटा सन्स के द्वारा ये वित्त पोषित थी। तो अगर आप पढ़ते हो तो ठीक है, बाकी ये इसको भी आप याद रखना, आरएस के अंदर ये क्वेश्चन भी आया था। फिर हम देखते हैं टी राजा कुमार, ये सिंगापुर के व्यक्ति हैं। कहाँ के हैं? सिंगापुर के हैं। और इन्हें हाल ही में एफएटीएफ फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स जिसका मुख्यालय पेरिस फ्रांस के अंदर है, इसका अध्यक्ष बनाया गया है। अध्यक्ष सभी के इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी जो पूछा गया था ना वो ईयू के जो प्रेसिडेंट पूछा गया था 12 तारीख वाले में, तो ये भी पूछा जा सकता है कि एफएटीएफ का नया अध्यक्ष किसे बनाया गया था? टी राजा कुमार को बनाया गया था। एफएटीएफ की जो स्थापना ये 1989 के अंदर हुई थी। अभी इसके अंदर जो 39 प्लस में 1 मेंबर है, ठीक है। नहीं 19 प्लस में 1 एक ईयू है इसके अंदर, तो ये बात भी आप ध्यान रखना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 11 जुलाई 2022 को किसने नए संसद भवन की छत पर राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह अशोक स्तंभ का अनावरण किया है? अशोक स्तंभ का अनावरण किसने किया है? 11 जुलाई 2022 को किसने किया था? तो ये किया था हमारे जो प्रधानमंत्री मोदी जी हैं इनके द्वारा ही किया गया था। ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। आपको पता होगा कि 11 जुलाई को एक दिवस मनाया जाता है, विश्व जनसंख्या दिवस। कौन सा मनाया जाता है? विश्व जनसंख्या दिवस, ठीक है। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 11 जुलाई को मनाया जाता है। देखिए प्रधानमंत्री जो भी चीज़ों का अनाउंस करते हैं वो इंपॉर्टेंट हो जाती है, यहाँ तक कि यूपीएससी में भी हो जाती है, तो ये तो फिर है ही क्या। तो इनका बारे में आपको ध्यान होना चाहिए। जैसे प्रधानमंत्री जी ने पीछे ही एक स्टैच्यू ऑफ प्रॉस्पेरिटी, कौन सी प्रॉपर्टी? स्टैच्यू ऑफ प्रॉस्पेरिटी का उद्घाटन किया था। कहाँ पर? बेंगलुरु के अंदर। कहाँ पर किया गया था? बेंगलुरु के अंदर। तो एक आपको ये भी पता होना चाहिए, ठीक है। एक अलूरी सीताराम राजा की मूर्ति का भी अनावरण किया गया था भीमाराव आंध्र प्रदेश के अंदर, तो ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और जो एनटीपीसी का राजस्थान के अंदर जो एडानी ग्रीन एनर्जी हाइब्रिड का है वो है, उसका भी इन्होंने प्रधानमंत्री मोदी जी ने क्या किया था? अनावरण किया था। तो ये सभी आपको याद होने चाहिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देवघर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन प्रधानमंत्री द्वारा किस राज्य में किया गया? तो देवघर जो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन प्रधानमंत्री जी द्वारा झारखंड के अंदर किया गया था, ठीक है। ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जुलाई 2022 में कौन सा राज्य प्राइमरी एजुकेशन में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है? यानी एनईपी न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 है, इसको प्राइमरी एजुकेशन में लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? तो वो बना है देवों की भूमि उत्तराखंड। ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। गति शक्ति विश्वविद्यालय की स्थापना की मंजूरी केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कहाँ पर दी है? तो गति शक्ति विश्वविद्यालय की जो स्थापना की मंजूरी हमने कई बार पढ़ा है,
और जो क्वेश्चन कई बार पढ़ लिया जाता है वो याद हो जाता है। तो आई होप ये भी आपको याद हो गया होगा। गुजरात के अंदर गति शक्ति विश्वविद्यालय की स्थापना की मंजूरी केंद्रीय मंत्रिमंडल ने दी थी। उत्तराखंड ने अभी हाल ही में एनईपी को लागू किया है, नेशनल न्यू एजुकेशन पॉलिसी को प्राइमरी स्तर पर लागू किया है। देवघर जो अंतर्राष्ट्रीय अड्डा है ये झारखंड के अंदर है। तो ये भी बात आपको पता होना चाहिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल हवाई अड्डा कौन सा होगा? तो ये भारत का पहला जो कार्बन न्यूट्रल हवाई अड्डा ये कौन सा होगा? झारखंड हवाई अड्डा, या फिर मुंबई हवाई अड्डा, या जयपुर हवाई अड्डा, या फिर लेह हवाई अड्डा। तो कार्बन को न्यूट्रल करना है और ऐसा भारत का जो हवाई अड्डा होगा वो होगा लेह हवाई अड्डा। कौन सा होगा? ऑप्शन डी वाला लेह हवाई अड्डा इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जुलाई 2022 में जारी वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक में भारत का कौन से स्थान पर है? पहली बात, ये किस जारी कब किया गया था? जुलाई 2022 में। और क्या है? वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक में भारत की रैंकिंग बतानी है आपको। तो भारत की जो रैंकिंग है वो 135वीं है, ठीक है, 135वीं है। ऑप्शन ए इसका क्या होगा? राइट आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विश्व का दूसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम कौन सा है? तो आपको ये एग्जाम हुआ था 12 तारीख को, उसमें आया था कि विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम कौन सा है? तो ये है हमारा मोटेरा स्टेडियम, अहमदाबाद के अंदर है, जिसका दूसरा नाम है नरेंद्र मोदी स्टेडियम। विश्व का दूसरा स्टेडियम जो है सबसे बड़ा ये है मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड है जो ऑस्ट्रेलिया के अंदर है। और विश्व का जो तीसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम ये है चोंप, जो अपने राजस्थान जयपुर के अंदर है, ठीक है। और चोंप वाला तो क्वेश्चन कई एग्जाम में आ चुका है। तो पहला तो है मोटेरा स्टेडियम, दूसरा है मेलबर्न क्रिकेट स्टेडियम जो ऑस्ट्रेलिया के अंदर है, और तीसरा है कहाँ पर है? चोंप जयपुर के अंदर है। अगर आपसे क्वेश्चन ये भी पूछ लिया जाए कि विश्व के जो 3 सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम है उनमें से 2 इंडिया के अंदर है, 2 इंडिया में, एक गुजरात के अंदर है और एक राजस्थान के अंदर है, यानी एक दूसरे पड़ोसी राज्यों में ही है, ठीक है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वर्ष 2022 में किसने पद्म पुरस्कार लेने से मना कर दिया था? ठीक है, वर्ष 2022 में किसने पद्म पुरस्कार लेने से मना कर दिया था? बुद्धदेव भट्टाचार्य, सी कोई नहीं, डी संध्या मुखर्जी, ए में दिया है बी व डी दोनों। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, ठीक है, बी व डी दोनों। यानी 2022 के अंदर जो संध्या मुखर्जी ने, ये गायिका है, कौन है? संध्या मुखर्जी। और जो बुद्धदेव भट्टाचार्य है जो पश्चिम बंगाल के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, इन दोनों ने 2022 में ये पुरस्कार लेने से क्या कर दिया था? मना कर दिया था, ठीक है। और अभी 2023 वाला आपको पता ही होगा, 4 राजस्थान के 4 व्यक्तियों को दिया गया था। अहमद हुसैन, मूलचंद लोढ़ा, लक्ष्मण सिंह और जो अहमद हुसैन, जो हुसैन बंधु थे, उनको दिया गया था, ठीक है। इन तीनों का संबंध जयपुर से था और मूलचंद लोढ़ा का संबंध डूंगरपुर से था। जो अभी हाल ही में 91 पद्मश्री पुरस्कार दिए गए थे, 6 इनमें पद्म विभूषण थे और 9 पद्मश्री थे, ठीक है। 6 में जो व्यक्ति थे इनमें एक का नाम जाकिर हुसैन था, ठीक है, एक का नाम जो था वो था बालकृष्ण दोषी, और 2 डॉक्टर थे, एक विदेशी भी इनमें शामिल थे। तो ये भी आपको याद होने चाहिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो 56वां जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है ये किसे प्रदान किया गया? ये दिया गया था नीलमणि फुकन को, ठीक है। ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। लेकिन अभी हाल ही में मैं आपको बता देता हूँ, 57वां जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है ये दिया गया है दामोदर मौज को। किसे दिया गया है? दामोदर मौज को 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है। बालकृष्ण दोषी को इन्हें हाल ही में पद्म भूषण अवार्ड से सम्मानित, पद्म विभूषण अवार्ड से सम्मानित किया गया था, ठीक है। 2018 के अंदर इन्हें ना प्रित्यजर, जो वास्तुकला का जो सर्वोच्च पुरस्कार माना जाता है, वास्तुकला का सर्वोच्च जो पुरस्कार है जिसका नाम है प्रित्यजर पुरस्कार। कौन सा पुरस्कार? प्रित्यजर पुरस्कार से भी 2018 के अंदर बालकृष्ण दोषी जी को सम्मानित किया गया था। माधव हाड़ा को भी हाल ही में 32वां बिहारी पुरस्कार दिया गया, 32वां बिहारी पुरस्कार दिया गया, ठीक है। और इनकी रचना का नाम था पचरंगी चोला पहन सखी, पचरंगी चोला पहन सखीरी, ठीक है, पचरंगी चोला पहन सखीरी इनका ये नाम था। तो आई होप ये सभी आपको क्लियर हो रहे होंगे। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर दें, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। गरुड़ युद्ध अभ्यास भारत और किस देश के बीच में होता है? तो गरुड़ जो युद्ध अभ्यास है ये भारत और किस देश के बीच में होता है? ये होता है भारत और फ्रांस के बीच में, ठीक है। ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। हमने कई बार अभ्यास पढ़े हैं, आज फिर एक बार देख लेते हैं, ठीक है। जैसे मिस्र के बीच में और भारत के बीच में हुआ था साइक्लोन। कौन सा युद्ध अभ्यास हुआ था? साइक्लोन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जो राजस्थान के अंदर ही हुआ था। फिर ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच में होता है एक ऑस्ट्रो हिंद, ठीक है, ये भी राजस्थान के अंदर आयोजित किया गया था, ऑस्ट्रो हिंद, ठीक है। कौन सा? ऑस्ट्रो हिंद आ जाता है। और फिर फ्रांस के बीच में, फ्रांस के साथ में तो भारत 2 करता है, एक तो गरुड़ हो जाता है, और हाल ही में जो किया गया था वो था गरुड़ 7, और एक करता है भारत इसके साथ में वरुण, ठीक है। कौन सा करता है? वरुण। ओमान के साथ में अल नजहा करता है,
अल नजा युद्ध अभ्यास ये भारत और ओमान के बीच में होता है, ठीक है। वीर गार्जिन और धर्म गार्जिन भारत और जापान के बीच में होता है। सूर्य किरण भारत और नेपाल के बीच में होता है, ठीक है। और मालाबार युद्ध अभ्यास तो आपको पता है ये एक जो बहुराष्ट्रीय नौसैनिक अभ्यास भी है, तो इनके बारे में आप सभी को पता होना चाहिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत के रिकी केज ये ने तीसरी बार ग्रैमी अवार्ड जीता है, इनका संबंध किस क्षेत्र से है? तो भारत के हैं रिकी केज, सबसे बड़ी बात ये है। और इन्होंने तीसरी बार जो ग्रैमी अवार्ड जीता है, तो इनका संबंध किस क्षेत्र से है? आपसे ये पूछा जा सकता है कि भारत के कौन से व्यक्ति जिन्होंने 3 बार ग्रैमी अवार्ड जीता है, तो उनका नाम रिकी केज हो जाएगा। फिर आ जाता है कि रिकी केज ने कितनी बार ग्रैमी अवार्ड जीता है, तो 3 बार जीता है। और चौथा क्वेश्चन इसमें बनता है वो ये बनता है कि ग्रैमी अवार्ड का संबंध किस क्षेत्र से है, या फिर किस क्षेत्र में दिया जाता है, या फिर रिकी केज का संबंध किस क्षेत्र से है? तो ये अभिनेता है, या फिर सामाजिक कार्यकर्ता है, या वैज्ञानिक है, या फिर संगीतज्ञ है। तो जो रिकी केज है ये संगीतज्ञ है, और जो ये पुरस्कार दिया जाता है ग्रैमी अवार्ड, ये भी संगीत के क्षेत्र में ही दिया जाता है। ऑप्शन डी इसका क्या होगा? राइट आंसर होगा। तो आई होप ये भी आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। रिकी केज का नाम याद रखना, ग्रैमी अवार्ड दिया गया है, और ग्रैमी अवार्ड जो संगीत के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तुर्की में भूकंप पीड़ितों को बचाने के लिए भारत द्वारा कौन सा अभियान चलाया गया? जो तुर्की और सीरिया के अंदर अभी भीषण भूकंप आया था, उसमें बचाने के लिए, तुर्की में जो भूकंप पीड़ितों को बचाने के लिए भारत द्वारा जो अभियान चलाया गया था, उसका नाम क्या था? तो उसका नाम था ऑपरेशन दोस्त, ठीक है। क्या नाम था? ऑपरेशन दोस्त था। तुर्की और सीरिया के अंदर अभी भीषण भूकंप चल रहा है, ठीक है। उसमें भारतीय सेना ने जो मदद की थी, उसके लिए ऑपरेशन चलाया गया, उसका नाम था ऑपरेशन दोस्त। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। IQ एयर रिपोर्ट में भारत का कौन सा स्थान है? तो IQ जो एयर रिपोर्ट है, इसमें भारत का स्थान कौन सा है? इसमें भारत का स्थान है वर्तमान में IQ रिपोर्ट में 8वां, ठीक है। आपको पता होना चाहिए कि भारत, इसमें जो टोटल 50 देशों में से भारत के 39 शहर इसमें क्या है? सम्मिलित है। और जो लास्ट ईयर IQ एयर रिपोर्ट आई थी, लास्ट ईयर जो IQ एयर रिपोर्ट आई थी, उसमें जो इंडिया की रैंक थी वो 5वीं थी। अभी हाल फिलहाल इंडिया की रैंकिंग कौन सी है IQ एयर रिपोर्ट में? 8वीं है। तो ये भी आपको ध्यान रहना चाहिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और वैश्विक लैंगिंग अंतराल में भारत की रैंकिंग कौन सी थी? तो 135वीं थी, ठीक है। वैश्विक लैंगिंग अंतराल में भारत की रैंकिंग 135 थी। ग्लोबल पर्यावरण जो था उसमें भारत की रैंकिंग 108वीं थी, ये भी आपको पता होना चाहिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में भारत और सिंगापुर के बीच में कौन सा युद्ध अभ्यास आयोजित किया गया? तो भारत और जो सिंगापुर के बीच में कौन सा युद्ध अभ्यास आयोजित किया गया था अभी हाल ही में? वो किया गया था बोल्ड कुरुक्षेत्र, ठीक है। बोल्ड कुरुक्षेत्र ये आयोजित किया गया था भारत और सिंगापुर के बीच में। ऑस्ट्रो हिंद, इसका हमने पीछे जिक्र भी किया था, ये भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में होता है, यानी ऑस्ट्रेलिया के बीच में होता है। और अभी 2022 के अंदर, 2023 के अंदर ऑस्ट्रेलियन ओपन खिताब किसने जीता था? पुरुषों में नोवाक जोकोविच ने, और महिला का किसने जीता था? आर सबलेंका ने, ठीक है। ये मैं ऐसे ही बता रहा हूँ, आपको याद हो जाए, ताकि आर सबलेंका ने जीता था। सुरक्षा मंथन का जो आयोजन है ये जोधपुर में हुआ था, और भारत की तीनों सेनाओं के ही बीच में हुआ था, ठीक है। अल नजा भारत और ओमान की नौसेना, भारत और ओमान की सेनाओं के बीच में ये युद्ध अभ्यास होता है। कौन सा? अल नजा है, ठीक है। और इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो होगा ऑप्शन सी, बोल्ड कुरुक्षेत्र। भारत और सिंगापुर के बीच में ये युद्ध अभ्यास आयोजित होता है। सिंगापुर के ही एक व्यक्ति थे जिनका नाम था टी राजा कुमार, जिन्हें अभी हाल ही में FATF का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। तो ये भी आप सिंगापुर के बारे में याद रख सकते हो। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में मिस ट्रांस ग्लोबल खिताब किसने जीता है? तो मिस ट्रांस जो ग्लोबल खिताब ये किसने जीता है? ये जीता है श्रुति सितारा ने। मिस ट्रांस ग्लोबल का खिताब जीतने वाली ये पहली भारतीय है, श्रुति सितारा। मिस ट्रांस ग्लोबल खिताब जीतने वाली पहली भारतीय कौन बनी है? श्रुति सितारा बनी है। रूबल शेखावत, जिनका संबंध जयपुर जिले से है, ठीक है। और इन्होंने जो मिस इंडिया वर्ल्ड था, मिस इंडिया वर्ल्ड 2022 में फर्स्ट रनरअप का खिताब जीता था। मिस इंडिया वर्ल्ड 2022 ये कौन बनी थी? ये कर्नाटक की सीना सेठी बनी थी। कौन बनी थी? कर्नाटक की सीना सेठी। लेकिन इसके अंदर जो फर्स्ट रनरअप का खिताब था वो रूबल शेखावत ने जीता था। ऑप्शन जो रूबल शेखावत ने जीता था। आर बोनी गैब्रियल, ये हाल ही में मिस यूनिवर्स बनी थी 72वीं, और इन्हें जो है ना हरनाज सिंधु ने क्या बनाया था? ताज पहनाया था। तो ये बात भी आप ध्यान रखना। गरिमा यादव, इन्हें मिस मरवण का खिताब अभी पीछे मिला था। मिस मरवण का खिताब किसे मिला था? गरिमा यादव को मिला था। तो ये हमने सभी क्लियर कर लिए हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत का पहला गोल्ड ATM कहाँ लगाया गया है? तो भारत का जो पहला गोल्ड ATM कहाँ पर लगाया गया है, जहाँ से गोल्ड के सिक्के निकलेंगे, वो लगाया गया है हैदराबाद के अंदर, ठीक है। भारत का पहला गोल्ड ATM कहाँ पर लगाया गया है? हैदराबाद के अंदर लगाया गया है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये आपको याद होने चाहिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दें, और वीडियो को एंड तक जरूर देखना फ्रेंड्स। वीडियो को शेयर करें आप ज़्यादा से ज़्यादा,
जिससे कि हमें और भी अच्छा मोटिवेशन मिले और हम आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियो लेके आएँ। और जो भी पीछे वाले वीडियो हैं, हमने लगभग 11-12 वीडियो में जो करंट अफेयर के क्वेश्चन पढ़े हैं वो आप क्लास लगा लीजिए, वो भी आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एमबीबीएस की पढ़ाई हिंदी में करवाने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो एमबीबीएस की जो पढ़ाई हिंदी में करवाने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? ये है मध्य प्रदेश। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। एमबीबीएस की पढ़ाई हिंदी में करवाने वाला, आपने पढ़ा होगा कि बुरहानपुर भारत का पहला हर घर प्रमाणित जिला बना था, और ये बुरहानपुर है, यही मध्य प्रदेश के अंदर ही है। 15 अगस्त 2019 को केंद्र सरकार द्वारा एक मिशन स्टार्ट किया गया था जिसका नाम था जल जीवन मिशन। इसी मिशन के तहत बुरहानपुर भारत का पहला हर घर प्रमाणित जिला बना था, जिसके हमने करंट में जिक्र भी किया था। केरल का एक जिला है जिसका नाम है कोल्लम। कोल्लम देश का पहला संविधान साक्षर जिला बना है। कौन सा संविधान जो साक्षर जिला बना है, कौन सा? कोल्लम बना है संविधान साक्षर जिला, केरल का है ये कोल्लम। ठीक है, राजस्थान जो है, राजस्थान के अंदर संविधान उद्यान का लोकार्पण किया गया था हमारे जो राष्ट्रपति जी द्वारा, और कब किया गया था? ये 3 जनवरी 2023 को किया गया था। तो ये भी आपको ये पता होना चाहिए। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इंडिया आर्ट फेयर का आयोजन कहाँ पर हुआ था? इंडिया जो आर्ट फेयर है इसका आयोजन दिल्ली के अंदर हुआ था, और दिल्ली के किस हाउस में? तो दिल्ली के बीकानेर हाउस में। आपको पता होगा कि जो राजा महाराजा थे उनके घर बने हुए थे दिल्ली में, अभी उनको बीकानेर हाउस ऐसे बोला जाता है। अगर आपको एक चीज़ और भी पता है कि यूपीएससी का जो मुख्यालय ये कौन से हाउस में है, तो ये धौलपुर हाउस में बना हुआ है। ठीक है, धौलपुर जो हाउस है उसमें यूपीएससी का कार्यालय बना हुआ है, तो ये भी आप थोड़ा ध्यान रखना जानकारी के लिए। लेकिन जो इंडिया आर्ट फेयर है इसका आयोजन दिल्ली के अंदर बीकानेर हाउस में अभी संपन्न हुआ था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जुलाई 2022 में किसने नॉलेज पोर्टल लॉन्च किया? तो जुलाई 2022 में नॉलेज पोर्टल लॉन्च किया किसने किया था? पंचायती राज विभाग ने, गृह मंत्रालय ने, खादी ग्रामोद्योग विभाग ने। तो ये किया था खादी और ग्रामोद्योग आयोग ने ही किया था। ऑप्शन से इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा, नॉलेज पोर्टल का लॉन्च किया था। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सिंगापुर ओपन 2022 में महिला एकल का खिताब किसने जीता? तो सिंगापुर एकल का जो महिला एकल का खिताब ये किसने जीता था? ये जीता था आर सबलेंका, एस्ले बार्टी, इगा स्वेतिक या फिर पीवी सिंधु। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पीवी सिंधु ने ये खिताब जीता था। एस्ले बार्टी ने अभी मैंने बताया था 2022 के अंदर ऑस्ट्रेलियन ओपन जीता था। इगा स्वेतिक ने आपको पता होगा कौन सा खिताब जीता था इन्होंने, बताइए? फ्रेंच ओपन जीता था एक तो, और एक इन्होंने जीता था यूएसए ओपन। ठीक है, ये 2022 वाले जीते थे। आर सबलेंका इन्होंने हाल ही में 2023 के अंदर जो ऑस्ट्रेलियन ओपन हुआ था, ऑस्ट्रेलियन जो ओपन हुआ था वो जीता था महिला एकल विजेता में। और पुरुष एकल विजेता में किसने जीता था? नोवाक जोकोविच ने। तो ये भी आपको क्लियर होना चाहिए। हमने जो ट्रिक बताई थी ना आपको, RRNC, ये 2022 की थी, और एक थी एयर इंडिया। ठीक है, और ये वाली तो हमेशा काम ही देगी आपको, FYU वाली। तो ये भी आपको याद होनी चाहिए अच्छे से। ठीक है, ये ट्रिक तो आप भूलना ही मत, RR वाली और एक FYU वाली, ये तो आपको हमेशा काम देगी। और एयर इंडिया वाली ये भी आपको हमेशा के लिए याद रखनी है, जो FYU वाली। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। INS सिंधु ध्वज को विशाखापट्टनम में डीकमीशन किया गया है। तो ये क्या है? INS सिंधु ध्वज है, ये क्या है जिसको भी हाल ही में विशाखापट्टनम में डीकमीशन किया गया था? ये है एक मालवाहक जहाज है, विमान वाहक पोत है, या फिर पनडुब्बी है? तो ये एक पनडुब्बी है। ठीक है, INS सिंधु ध्वज एक पनडुब्बी है जिसे अभी हाल ही में डीकमीशन किया गया था विशाखापट्टनम के अंदर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क 2022 में ओवरऑल श्रेणी में कौन सा शीर्ष पर रहा था? जो राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क है इसमें ओवरऑल जो श्रेणी में कौन सा शीर्ष पर रहा था? IIT मद्रास, IIT खड़गपुर, IIT बॉम्बे, IIT जोधपुर। तो इसमें रहा था IIT मद्रास शीर्ष पर रहा था। ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य वाहन ट्रैकिंग शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य बना है? तो जो वाहन ट्रैकिंग शुरू करने वाला भारत का जो पहला राज्य बन गया है निम्नलिखित में से, वो कौन सा है? वो है हिमाचल प्रदेश। ठीक है, गुजरात के अंदर गति शक्ति विश्वविद्यालय आप करंट में याद रखना। एक याद रखना, यहाँ पर केलवाड़ा के अंदर जो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बनी है वो। केरल वाला याद रखना आप, केरल का कोल्लम जिला। और राजस्थान के अंदर आप याद रखना संविधान उद्यान। ठीक है, कौन सी चीज़ याद रखना? संविधान उद्यान। और एक हमने रालसा और नालसा पे जो वीडियो बनाया था, अगर आपने वो नहीं देखा है तो वो देख लीजिए। रालसा और नालसा से पक्का क्वेश्चन आएगा आपके एग्जाम के अंदर। एक हमने नीति आयोग पर बनाया था, वो भी नहीं देखा है तो वो भी देख लीजिए। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2028 का आयोजित कहाँ आयोजित होगा? तो ग्रीष्मकालीन जो ओलंपिक 2028 है ये कहाँ आयोजित होगा? टोक्यो, काहिरा, मिस्र की जो राजधानी है वो, लॉस एंजल्स, या फिर पेरिस जो फ्रांस की राजधानी है वो। तो यहाँ पर जो आयोजन होगा वो होगा ऑप्शन सी के अंदर, लॉस एंजल्स के अंदर
ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2028 का आयोजित होगा। ठीक है, पेरिस के अंदर एफएटीएफ का मुख्यालय आपको पता ही होगा। काहिरा के जो अभी मिस्र से रिलेटेड है, ये याद रखना, नील नदी का वरदान कहा जाता है मिस्र को। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है क्योंकि वर्ल्ड ज्योग्राफी है और इसमें फैक्ट भी आए जाते हैं। टोक्यो के अंदर जो 2022 के अंदर जो ओलंपिक हुआ ही था, ठीक है, टोक्यो ओलंपिक के अंदर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत और किस देश ने कुन्नो राष्ट्रीय उद्यान में चीता लाने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो भारत और किस देश ने किया है ये? भारत और किस देश ने ये समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो वो किया है नामीबिया। ठीक है, अफ्रीकी कंट्री है एक नामीबिया, अफ्रीकी कंट्री है नामीबिया। इसके द्वारा भारत में 8 चीते लाए गए थे, जो कहाँ पर रखे गए थे? कुन्नो राष्ट्रीय उद्यान के अंदर रखे गए थे। और ये कहाँ पर, किस राज्य में स्थित है? तो कुन्नो जो राष्ट्रीय उद्यान है ये मध्य प्रदेश में स्थित है। अब आपसे ये पूछा जा सकता है कि नामीबिया से लाए गए थे और लास्ट जो एग्जाम हुआ था 2000 जो ये भी 12 तारीख वाला, उसमें पूछा गया था किस में रखे गए थे? तो कुन्नो में रखे गए थे। अफ्रीका के देश है नामीबिया से लाए गए थे, तो ये आपको याद होना चाहिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 15 जुलाई 2022 को कौन भारत के 15वें राष्ट्रपति के रूप में चुने गए हैं? 15 जुलाई 2022 को। तो ये आपको क्रम याद रखना है कि कौन से क्रम के हैं, ये 15वें क्रम के हैं और ये हमारी चुने गई थी द्रौपदी मुर्मू जी। ठीक है, ये झारखंड की पहली महिला राज्यपाल रह चुकी हैं। झारखंड की पहली महिला राज्यपाल है कौन? द्रौपदी मुर्मू। ओम बिरला साहब है, ये वर्तमान में लोकसभा के अध्यक्ष हैं। ठीक है, याद रखना, लोकसभा के अध्यक्ष हैं और इनका संबंध जो है वो है कोटा और बूंदी से, ये सांसद है। ठीक है, कोटा बूंदी से ये सांसद है। जगदीप धनखड़ साहब, ये राज्यसभा के सांसद है, राज्यसभा के सांसद है। ठीक है, राज्यसभा के सांसद है, ये बात भी आपको पता होना चाहिए। और आर्टिकल 64 और 89 के अनुसार द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया विल बी एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन ऑफ द जो राज्यसभा या काउंसिल ऑफ स्टेट्स है उसके। ठीक है, तो यानी जगदीप धनखड़ साहब है या उपराष्ट्रपति हैं, ये आर्टिकल 64 और 89 के अनुसार भारत के पदेन सभापति यानी राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं। ये बात भी आपको पता होना चाहिए। वाई जो चंद्रचूड़ है, ये भारत के वर्तमान में 50वें मुख्य न्यायाधीश है। कौन से क्रम के हैं? 50वें मुख्य न्यायाधीश है, तो ये बात भी आपको पता होनी चाहिए। एक हमने पढ़ा था जो नालसा होती है, नालसा के जो वर्तमान में संरक्षक है वो यही माने जाएंगे। कार्यकारी अध्यक्ष है, उनका नाम है संजय किशन कौल। कौन है? संजय किशन कौल, ये भी आपको पता होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में सर्वाधिक समय तक जज रहने वाले व्यक्ति वाई चंद्रचूड़ के ही पिता, जिनका नाम था DY चंद्रचूड़, वो थे जो 17वें मुख्य न्यायाधीश रहे थे हमारे। और सबसे कम समय तक जो रहे थे उनका नाम 22 दिनों तक वो रहे थे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2021 में प्रमुख राज्यों की श्रेणी में किसने शीर्ष स्थान हासिल किया है? तो इंडिया जो इनोवेशन इंडेक्स है, सबसे बड़ी बात ये नीति आयोग जारी करता है। कौन जारी करता है? नीति आयोग जारी करता है। और जो इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2021 में प्रमुख राज्यों की श्रेणी में किसने शीर्ष स्थान हासिल किया? तो ये किया कर्नाटक ने। नीति आयोग के बारे में मैंने आपको बताया था, 1 जनवरी 2015 के अंदर इसकी स्थापना हुई थी। 15 मार्च 1950 को जो स्थापित हुआ था योजना आयोग, उसके स्थान पर इसकी स्थापना की गई थी। वर्तमान में आपको इसको ध्यान रखना है कि BVR सुब्रमण्यम इसके जो है CEO है और सुमन बेरी है वो इसकी वर्तमान में क्या है? उपाध्यक्ष है। ठीक है, और अध्यक्ष इसके प्रधानमंत्री होते हैं, तो अध्यक्ष हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी है। ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रथम खेलो इंडिया फेसिंग वीमेंस लीग कहाँ आयोजित की गई थी? तो ये की गई थी नई दिल्ली के अंदर। प्रथम खेलो इंडिया फेसिंग जो वीमेंस लीग है, इसका आयोजन कहाँ पर हुआ था? नई दिल्ली के अंदर हुआ था। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत का पहला 100% लैंडलॉर्ड मॉडल वाला बंदरगाह कौन सा बन गया है? तो ये भारत का जो पहला 100% लैंडलॉर्ड मॉडल वाला जो बंदरगाह बना है, ये है जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह बना है। ऑप्शन से इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जुलाई 2022 में घोषित 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में किसे बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया गया? तो ये 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में जो बेस्ट एक्टर का अवार्ड है, ये अजय देवगन और सूर्या को दिया गया था। ये 2 एक्टर हैं, अजय देवगन और सूर्या को। ऑप्शन डी इसका क्या होगा? राइट आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रधानमंत्री ने भारत के पहले यात्री ड्रोन का अनावरण किया है, ये इसका नाम क्या है? तो इसका नाम है वरुण। ऑप्शन डी इसका आप आंसर याद रखना। विक्रम एस, ये भारत की जो पहली जो स्पेस एजेंसी है जिसका नाम है स्काई रूट। ये क्या है? निजी स्पेस कंपनी है स्काई रूट। इसका ये पहला निजी रॉकेट है विक्रम एस, जिसका सफलतापूर्वक परीक्षण इसने किया था। तो विक्रम एस के बारे में आप याद रखना, ये स्काई रूट का एक निजी रॉकेट है। ठीक है, निजी रॉकेट है, ये भी एक निजी कंपनी ही है स्काई रूट। ठीक है, तो ये बात भी आपको पता होना चाहिए। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, बेल आइकन को प्रेस कर लें जिससे कि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें। वीडियो आपको कैसा लगा? अगर आपने अंत तक देखा है तो ये आप जरूर बताना और भी अच्छे कमेंट करना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें प्लीज़, जिससे कि हमें अच्छे से अच्छे मोटिवेशन मिले और भी हम अच्छे वीडियो आपके लिए लेके आएँ। हम अब रोजाना आपके लिए 3 दिन करंट अफेयर्स की महामैराथन क्लास आपको उपलब्ध करा देंगे। डोंट वरी अबाउट दैट। तो थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।